नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र के तहत रॉबर्ट रेडफील्ड, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने बहुत सारी अवधारणाएं दी है, तो इनके जीवन परिचय, इनके प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आज की जो क्लास है वो है लघु समुदाय पे, लिटिल कम्युनिटी पे, और साथ में ही हम जजमानी प्रथा पर भी चर्चा करेंगे। तो 3 टॉपिक है वो आज हमारी इस क्लास से हो जाएंगे। पहले हम चर्चा करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में। तो रॉबर्ट रेडफील्ड एक अमेरिकन समाजशास्त्री है। अमेरिका में इनका जन्म हुआ है और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है? वो मेक्सिको रहा है। मेक्सिको में इन्होंने टोपोलोन गांव का अध्ययन किया है और इस गांव के अध्ययन के आधार पे कुछ और गांवों का भी अध्ययन किया है। कुल 37 गांवों का अध्ययन किया है रेडफील्ड ने। तो इस गांव के अध्ययन के आधार पे और गांव के अध्ययन के आधार पे इन्होंने लोक समाज, फोक सोसाइटी, लोक नगरीय सातत्य, कृषक समाज, लघु समुदाय, दीर्घ एवं वृहद परंपरा, यानी बहुत सारी अवधारणाएं इन्होंने दी है। 1, 2, 3, 4 और 5 अवधारणाएं इन्होंने प्रस्तुत की है। एक और है लोक कल्चर, फोक कल्चर, लोक संस्कृति। तो बहुत सारी अवधारणाएं दी है। तो ये तो हमें याद करना ही है कि कौन कौन सी अवधारणाएं हैं वो रेडफील्ड द्वारा दी गई है, और इनका विस्तार से भी चर्चा हम सभी पे अलग अलग वीडियोज में करेंगे। तो आज हम लोक समाज पे चर्चा करने वाले हैं। अगर हम इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इस गांव के नाम से ही इन्होंने किया है कि टोपोलोन गांव है, लाइफ इन ए मैक्सियन विलेज, 1930 में। एक गांव का अध्ययन और किया था, चामकोम। क्या है? चामकोम गांव का अध्ययन किया और इसी नाम से इन्होंने ये पुस्तक प्रकाशित करवाई है 1934 में। द फोक कल्चर ऑफ युकेतन, द फोक कल्चर ऑफ युकेतन 1941 के अंदर। द लिटिल कम्युनिटी, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, 1955 में ये इनकी पुस्तक आई है। और पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जो कृषिक समाज की अवधारणा है वो इस पुस्तक में इन्होंने दी है 1956 में। ईयर भी थोड़ा सा आप याद कर लें, ज़्यादा पुस्तकें नहीं हैं। तो ये 5 पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा एक पुस्तक और है, थिंकिंग अबाउट ए सिविलाइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, 1957 के अंदर। तो इनकी अवधारणाएं और पुस्तक लगभग एक जैसी ही है। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड है और इनकी जितनी अवधारणाएं हैं इनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो हमें रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के साथ में। तो ब्राउन अलग है और रेडफील्ड अलग है। तो अगर हम इनकी लघु समुदाय की बात करें, अगर मैं हिंदी में इसकी बात कहूँ, हो सकता है जब कोई एग्जाम आता है तो वो पहले अंग्रेजी में पेपर बनाते हैं और बाद में उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो हो सकता है कई पेपर में ऐसा लिखा जाए छोटा समुदाय। छोटा समुदाय की अवधारणा किसने दी? तो कंफ्यूजन नहीं होना है, लघु यानी छोटा। तो ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है अपनी पुस्तक द लिटिल कम्युनिटी, द लिटिल कम्युनिटी 1955 में। इस पुस्तक में ही, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लघु समुदाय में सर्वप्रथम प्रयोग किया और कहा कि लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का प्रबल स्वरूप है। ये 1 लाइन जो बोलते हो ना आप, वही है 1 लाइन। इसी में से प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न एक बार नेट में पूछा गया है कि किसने कहा कि लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप है। यह एक छोटा समुदाय है जिसमें सामुदायिक जीवन की समस्त विशेषताएं आ जाती है। यानी एक छोटा समुदाय है जिसमें मानव जीवन की समस्त विशेषताएं शामिल होती है। अब इसी प्रकार की एक परिभाषा समुदाय की दी है। किसने दी है? किंग्सले डेविस ने समुदाय की। लघु समुदाय, तो लघु यानी छोटा, समुदाय का मतलब क्या होता है? एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का वह समूह है जो अपना समस्त जीवन वहां पर गुजारते हैं। किंग्सले डेविस ने समुदाय की परिभाषा दी है। क्या दी है? कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है
क्षेत्रीय समूह का मतलब क्या है कि एक निश्चित भूभाग का, जिसमें जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। और इस समुदाय को क्या कहते हैं? डेविस लघु क्षेत्रीय समुदाय। क्या कहते हैं? लघु क्षेत्रीय समुदाय। तो ये समुदाय की परिभाषा है। वैसे समुदाय कई प्रकार के होते हैं, नगरीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय, जनजातीय समुदाय। तो इन समुदाय एक बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है जिस पे मैंने एक अलग से क्लास बनाई हुई है। आपको समुदाय के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ हम केवल लघु समुदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लघु समुदाय पता चल गया आपको, रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है। 1955 में इसी नाम से इनकी पुस्तक आई थी, द लिटिल कम्युनिटी, और जिसमें कहा था कि विश्व के समस्त समाजों में लघु समुदाय पाए जाते हैं। रेडफील्ड ने ये अवधारणा है वो चानक्रोम, सॉरी मैंने वहाँ गलत नाम बोल दिया था, चानक्रोम ये गांव है, इसी नाम से इनकी एक पुस्तक है। इस गांव का भी अध्ययन किया और साथ में 37 गांवों का और अध्ययन किया और इनके आधार पर इन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी। इन्होंने बोल दिया कि सीरियोनो इंडियन सुडान की न्यून जाति, युकेतन की माया जाति का अध्ययन भी किया है और कहा है कि विश्व के समस्त भागों एवं समस्त इतिहास में सदैव लघु समुदाय विद्यमान रहे हैं, जहां पर ये व्यक्तियों की क्रियाओं की क्या रही है? पथ प्रदर्शक रही है। लघु समुदाय की जो परंपराएं हैं वो व्यक्ति के लिए क्या रही है? पथ प्रदर्शक रही है। अब सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं लघु समुदाय से, वो इसकी विशेषता से आते हैं। विशेषता कितनी है? 4 विशेषताएं बताई है। रेडक्लिफ ने कितनी विशेषताएं बताई है? 4 विशेषताएं बताई। एक है विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब अपने आप में वो अद्वितीय होता है। विशिष्टता मतलब इसका एक अलग नाम होता है जो कि अन्य समुदाय का आमतौर पे नहीं मिलता है। इसका अपना अलग इतिहास होता है, इसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। ये सभी जो गुण है इसके, वो बाहरी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वो जानता है। और जो उस लघु समुदाय में जो लोग रहते हैं उनकी सामूहिक चेतना में ये विशिष्टता का गुण प्रदर्शित होता है। तो नंबर 1 विशेषता होगी विशिष्टता। नाम से ही पता चल जाता है आप विशिष्ट हो। तो इसी प्रकार से लघु समुदाय भी विशिष्ट है। आप अपने आप को विशिष्ट मानते होंगे तो अपनी तुलना है वो लघु समुदाय के साथ कीजिए। लघुता जैसा नाम से पता ही चल जाता है लघु समुदाय, तो लघुता तो इसका गुण होगा ही होगा, यानी ये छोटा है और स्वयं अवलोकन की एक इकाई होती है, यानी इसको हम एक अवलोकन की इकाई मान सकते हैं, यानी एक व्यक्ति आसानी से इसका अवलोकन कर सकता है। संबंध होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से सभी लोग समुदाय के एक दूसरे को जानते हैं। और संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष के साथ साथ प्राथमिक होते हैं। अगर संबंध व्यक्तिगत नहीं रहेंगे, यानी समुदाय बड़ा हो गया, एक दूसरे को नहीं जानेंगे, तो हम उसे लघु समुदाय नहीं कहेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है लघु समुदाय, और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? लघुता है, छोटापन है। अगर ये बड़ा हो गया तो फिर हम उसे लघु समुदाय नहीं कहेंगे। तो भारतीय जो गांव हैं, जो छोटे गांव हैं, वो लघु समुदाय की श्रेणी में आते हैं। समरूपता, गांव की विशेषता होती है समरूपता। तो लघु समुदाय तो गांव से भी छोटा है, छोटा गांव है, तो इसमें समरूपता तो होगी। रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, प्रथा परंपरा, सब कुछ देवी देवता समान होते हैं। इनमें सामूहिक चेतना प्रबल होती है और जो परिवर्तन होते हैं बहुत ही मंद गति से होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन नहीं होते, बहुत मंद गति से परिवर्तन इनमें होते हैं। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि व्यक्ति, ये रेडक्लिफ का एक कथन है कि लघु समुदाय व्यक्ति के पालने से लेकर शमशान तक के सभी व्यवस्था करता है, सभी प्रकार के प्रबंध करता है। लघु समुदाय जन्म से लेकर या पालने से लेकर मृत्यु तक, यानी शमशान तक सभी प्रबंध करता है, संधारक करता है। तो ये आत्मनिर्भरता गुण बताया है। अब हम बात करें कि क्या भारत में लघु समुदाय है या नहीं है। ये जो लघु समुदाय की अवधारणा है क्या भारत के मामले में फिट बैठती है या नहीं बैठती है।
तो लघु समुदाय को ध्यान में रख के भारत ने कई अध्ययन हुए हैं, जैसे कि मैकिम मेरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया, इसमें उन्होंने इसका परीक्षण किया है। मजूमदार ने मोहना गांव में किया, और सबसे महत्वपूर्ण BR चौहान ने राणावतों की सादड़ी गांव में इस अवधारणा का परीक्षण किया है। इस गांव में लगभग 640 लोग ही हैं। राणावतों की सादड़ी में, ये राजस्थान का एक गांव है। इसमें उन्होंने BR चौहान ने, बृजराज चौहान ने लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया, और उन्होंने कहा कि भारत में जो लघु समुदाय की 4 विशेषताएं हैं, उनमें से विशिष्टता और लघुता 2 प्रमुख ऐसे गुण हैं जो भारतीय गांव में मिलते हैं। इस दृष्टिकोण से हम भारतीय गांव को क्या कह सकते हैं? लघु समुदाय कह सकते हैं। तीसरा इनकी जो विशेषता थी समरूपता, तो समरूपता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी है, कुछ अंशों में बची हुई है, आंशिक रूप से अभी भी समरूपता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। और आत्मनिर्भरता, जो चौथी विशेषता है आत्मनिर्भरता, ये सबसे कम है, ये बहुत कम बची है। वो कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक तो भारत में तो महिलाएं होती है, उनका जन्म कहाँ होता है? गांव में होता है, और उसकी शादी किसी दूसरे गांव में कर दी जाती है। तो कहाँ वो आत्मनिर्भर है? दूसरी शादी के लिए दूसरे गांव पे तो निर्भर रहना पड़ता है। तो आत्मनिर्भरता बहुत बहुत कम है। तो विशिष्टता और लघुता सबसे अधिक है, समरूपता थोड़ी कम है, और आत्मनिर्भरता बहुत ही कम है। इसी प्रकार से MN श्रीनिवास ने भी इनके बारे में कहा है कि आज भी अधिकांश गांव आत्मनिर्भर है। इस प्रकार इन्हें लघु समुदाय ही माना जाएगा, इसलिए लघु समुदाय इनको भारतीय गांवों को कह सकते हैं। BR चौहान क्या कह रहे हैं कि महिलाओं की शादियां बाहर होती है तो वो आत्मनिर्भर कैसे हो गए? कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था ग्राम कैसे करेगा? लघु समुदाय कैसे करेंगे? लेकिन MN श्रीनिवास क्या कह रहे हैं कि लघु समुदाय है। इसका कारण क्या है कि बृजराज चौहान इसको आत्मनिर्भर नहीं मानते और MN श्रीनिवास मानते हैं? इसका कारण ये है कि BR चौहान ने राजस्थान के गांव का अध्ययन किया जहां पे शादियां दूसरे गांव में होती है, और MN श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के एक गांव का अध्ययन किया, रामपुरा गांव का। उसमें जो शादियां होती है वो अपने ही गांव में होती है, इसलिए इन्होंने आत्मनिर्भर माना है इसे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि भारतीय गांव भी आत्मनिर्भर है और लघु समुदाय की श्रेणी में आते हैं। बाकी तो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवस्था करता ही करता है। मानव शास्त्रियों ने भी जो अधिकांश है वो लघु समुदायों पर कार्य किया। ज्यादातर जो काम किया है वो समाजशास्त्रियों ने किया, मानव शास्त्रियों ने किया है। तो ये लघु समुदाय की अवधारणा थी। अब है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा पे मैं अलग से कभी वीडियोस बनाऊं, तो आज मैंने शॉर्ट में इसको लिया है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। फिर कभी बाद में इस पे विस्तार से चर्चा हम करेंगे। तो जजमानी प्रथा, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम वाइजर ने। किसने किया? विलियम वाइजर ने। इनकी पुस्तक थी द हिंदू जजमानी सिस्टम, द हिंदू जजमानी सिस्टम, 1936 में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया, और इस प्रथा का, इस अवधारणा का उन्होंने सर्वप्रथम उल्लेख किया। अब क्या होती है जजमानी प्रथा? जजमानी प्रथा में क्या होती है? इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह के लिए विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था करता है। यानी प्रति जाति समूह है वो एक जाति समूह है, अन्य जातियों के परिवारों के लिए विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था करता है। विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था करता है, जैसे नाई अलग प्रकार के धोबी कपड़े धोने की व्यवस्था करता है, कुम्हार है वो लोहार है, सोनी है, बहुत सारी जो जातियां हैं वो एक दूसरे की सेवा करती है और बदले में वस्तु प्राप्त करती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसे हम जजमानी प्रथा कहते हैं। अगर एक लाइन में हम कहें कि जजमानी प्रथा क्या है, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था प्रथा जजमानी प्रथा कहलाती है। जैसे इसमें गांव के जो खेतीहर जो प्रबल जाति होती है वो, या ब्राह्मण है या कोई भी जो खेतीहर जाति है वो है, और दूसरे नंबर पे क्या आती है? सेवा करने वाली जातियां आती है, जो कुम्हार है, लोहार है, नाई है, सुनार है, ये सब यहाँ क्या करते हैं? इनकी सेवा करते हैं। तो ये क्या करते हैं?
सेवा प्रदान करते हैं और बदले में जो किसान है वो इनको क्या प्रदान करते हैं, वस्तु या फिर अनाज उपलब्ध करवाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरफ सेवा का आदान हो गया, इधर वस्तु, यानी सेवा और वस्तु का आदान प्रदान होता है। कभी कभार ये वस्तु का वस्तु से भी विनिमय होता है। तो जो सेवा प्रदान करती है प्रजाति, जाति जो सेवा प्रदाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कमीन। उसको क्या कहते हैं, कमीन कहते हैं। और जो सेवा ग्रहण करती है जाति उसको बोलते हैं जजमान। बोलते हैं ना, जजमान, हमारे जजमान आए हैं, तो वो सेवा ग्रहण करने वाली जाति है। तो ये तो उत्तर भारत की बात होगी। दक्षिण भारत में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जजमानी प्रथा को, जजमानी प्रथा पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया सभी जगह है जजमानी प्रथा। और पहले तो जजमानी प्रथा में जो व्यवस्था थी वो बहुत ही जटिल थी और बहुत ही बाध्यकारी थी। मैंने पढ़ी है इसकी रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास की, उसमें वो जजमानी प्रथा का जिक्र करते हैं। एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज में वो जिक्र करते हैं कि एक जजमान है या एक जो सेवा प्रदाता जाति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार की सेवा करेगी और वो दूसरे परिवार की सेवा नहीं कर सकती या दूसरे गांव में जाकर वो सेवा नहीं कर सकती। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो दूसरे गांवों में सेवा प्रदान कर सकती है। तो एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज में भी इस प्रथा का जिक्र किया है और वहां पर वो बहुत बाध्यकारी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सेवा प्रदान करने से इनकार कर देता है तो उसको गांव से, जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में इस प्रथा को बेलूरे कहते हैं। क्या कहते हैं, बेलूरे कहते हैं। मद्रास के अंदर मिरासी कहते हैं और मैसूर के अंदर अद्दे, क्या कहते हैं, अद्दे कहते हैं। तो इसमें जो जातीय संबंध होते हैं तो वो क्या होता है कि जो एक जाति है, जैसे सेवा प्रदाता जाति है वो यहां पर होगी, यानी वो उनके जो आपसी संबंध है वो क्या होंगे, वो क्षैतिज होंगे। वो क्या होंगे, क्षैतिज होंगे, समानांतर होंगे। और जो जातियों के पारस्परिक संबंध है, यानी ये सेवा प्रदान करने वाली जाति हो गई और ये सेवा ग्रहण करने वाली जाति हो गई, तो इनके जो आपसी संबंध है वो क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। तो ये जातीय आपस में इनके संबंध होते हैं। तो जजमानी प्रथा मूल रूप से क्या है, लंबवत संबंध प्रकट करती है, ऊर्ध्वगामी संबंध प्रकट करती है, अधोगामी प्रकट करती है। ये आनुवांशिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलती रहती है और ये एक परंपरागत व्यवस्था है। ये क्या है, परंपरागत व्यवस्था है और हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान के अंदर धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है। अगर आप कोई एमए के विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं तो इसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये धीरे धीरे समाप्त क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है, जजमानी प्रथा से क्या लाभ होता है और जजमानी प्रथा के क्या नुकसान होते हैं। पर ये नेट के हिसाब से या प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आएंगे तो हम कर भी देंगे। नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, आजकल की जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है, मुद्रा का प्रचलन चला, पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस वजह से भी जजमानी प्रथा थी, तो इससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती थी और बहुत इसके बेनिफिट थे। कुछ लॉस भी थे कि ये एक शोषणकारी व्यवस्था भी इसको हम कह सकते हैं। और इनके बीच में क्या है कि जो सेवा प्रदान करने वाली और सेवा ग्रहण करने वाली है, इनके बीच में मीठा झगड़ा चलता रहता है। जब वो ब्याह शादी में गिफ्ट नहीं देते हैं तब वो क्या होता है, नाराज भी हो जाते हैं। पर ये नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, ज़्यादा देर नहीं चलती है। हमारे गांव में आज भी, मेरे गांव में आज भी जजमानी प्रथा है। जब नाई हजामत बनाता है उसकी सिप्पी सिस्टम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिप्पी। यानी एक व्यक्ति की कटिंग करने के 25 किलो गेहूं, अब 50 किलो गेहूं उसको मिलता है, तो वो सेवा कर रहा है और उसको बदले में गेहूं मिल रहा है। और कोई विवाह शादी होता है तो उसमें क्या होता है, अलग से गिफ्ट और वस्त्र उनको प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो नगरीयता से दूर है उन गांवों में आज भी कुछ मात्रा में विद्यमान है। अगर इसकी और बात करें तो ऑस्कर लेविस ने रामपुर गांव में भी जजमानी प्रथा का अध्ययन किया है। यहाँ पे जाट है वो प्रमुख जजमान जाति है और कहा है कि इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था की गई है। ये परिभाषा किसने दी है, ये ऑस्कर लेविस द्वारा परिभाषा दी गई है। तो ये हमारी जजमानी प्रथा थी और ये
पहले से हमने लघु समुदाय के बारे में चर्चा की। आज मैं 2 क्लास लगाने वाला हूं, जो अभी थोड़ी देर के अंदर 5 मिनट के बाद में एक क्लास और होगी, जिसमें हम कृषक संरचना और कृषि समाज के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी किनकी है? रेडक्लिफ ब्राउन की है। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।